ये एक बच्चा है जिसकी उम्र 1 साल है और इसकी अम्मा ये छोटा बच्चा है, इसकी माँ कंप्लेन कर रही है कि ये तकरीबन 20 महीने का हो चुका है, लेकिन अभी तक ये छोटी बच्ची है, 15 डेज की है। इसकी माँ कंप्लेन कर रही है कि इसको एक दो स्टार्ट है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिद, MBBS फ्रॉम डाउ यूनिवर्सिटी एंड MCPS एंड पीडियाट्रिक्स, नाउ मेडिकल ऑफिसर एंड अर्बन हेल्थ सेंटर गवर्नमेंट ऑफ सिंध। जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज के ऊपर है। और जो फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज होती है ये बहुत ज्यादा कॉमन है, तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। और जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन हम पहले थोड़ा सा रिव्यू देखते हैं कि फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज है क्या। ये क्रॉनिक कंडीशन होती है जिसको हम क्यूर भी कर सकते हैं आसानी से, लेकिन हम मिस कर देते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शनली प्रॉब्लम होता है, इम्पेयरमेंट होती है, कोई कॉज आपको ऑर्गेनिक कॉज नहीं मिलता, कोई बायोकेमिकल कोई डीअरेंजमेंट नहीं मिलती, आपको सिर्फ और सिर्फ यानी फंक्शनल जो है इम्पेयरमेंट मिल रही होती है। जैसे अगर हम बात करेंगे इसकी फीचर्स की, तो प्राइमरी फीचर्स में अगर देखें तो आपको जो नॉर्मल मोटिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, और इसके अलावा सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, मोटिलिटी यानी इंटेस्टाइन की जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और इसके अलावा अगर देखें तो गट और ब्रेन की जो एक्सिस है ये इम्पेयर्ड हो जाता है, तो इसीलिए हम इनको यानी फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज ही कहते हैं। अगर हम चार्ट की बात करें, चार्ट में दिखाया गया है कि जो बच्चे आपके पास आते हैं ओपीडी में, तो आपने ये देखना है कि अगर उसको रिगर्जिटेशन हो रही है तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि 0 डे से लेकर 1 ईयर तक आमतौर पर रिगर्जिटेशन हर बच्चे को होती है, इसके लिए कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती। अगर हम डायरिया की बात करें तो 4 मंथ से लेकर 4 ईयर्स तक आमतौर पर बच्चों को डायरिया होता है। और कोलिकी पेन भी इवन के बच्चों को 0 डे से लेकर 4 मंथ तक कोलिकी पेन भी रहता है। और कॉन्स्टिपेशन की अगर हम बात करेंगे तो 0 डे से लेकर 4 ईयर्स तक बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, और इसीलिए हम इनको कोई ऑर्गेनिक काज की तरफ अक्सर नहीं जाते। उसकी वजह ज्यादातर फंक्शनल यानी फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज होती है। तो आज हम बात करेंगे कि फंक्शनल जो कॉन्स्टिपेशन है वो बच्चों में किस तरीके से होती है। तो अगर सबसे पहले हम ये देखें कि फंक्शनल जो कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए कोई क्राइटेरिया क्या है, तो इसके लिए जो क्राइटेरिया हम यूज करते हैं वो रोम फॉर जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वो यूज करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ज्यादातर पीडियाट्रिक्स की जो मीटिंग होती है वो इटली के अंदर होती है और वो रोम में ज्यादा होती है। तो ये जो चौथा मीटिंग थी उसके अंदर ये क्राइटेरिया बना है, इसीलिए इसको हम रोम फोर्थ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन जो है कंसिडर करते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, जो भी आपके पास बच्चे आते हैं, सबसे पहले जितने भी कॉन्स्टिपेशन के पास के बच्चे आपके पास आते हैं, तो आपने ये देखना है कि अगर उसको फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन आपने डायग्नोज करना है, तो अगर इसको 1 महीने से ज्यादा हो गया, इनको सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम है यानी कॉन्स्टिपेशन उसको हो रही है, तो आपने क्राइटेरिया में देखने कि अगर इसको वीक के अंदर यानी 1 वीक में अगर फीवर कॉन्स्टिपे यानी फीवर स्टूल पास कर रहे 2 या 2 से कम, या इवन के मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जो कि 10 दिन तक भी वो स्टूल पास नहीं करते, तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया हम कंसीडर करते हैं कि फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन के लिए। दूसरा जो है वो हम ये देखते हैं कि अगर बच्चा जो है वो रिटेन कर रहा है, स्टूल को पास नहीं कर रहा प्रॉपरली, तो वो एक्सेसिव स्टूल रिटेंशन हो रही होगी, तो ये देखना है आपने। तीसरा जो क्राइटेरिया आपने ये देखना है कि वो डिफिकेशन करते हुए तो उसको पेन तो नहीं हो रहा। चौथा क्राइटेरिया अगर हम ये देखें कि बच्चा जो है वो जब आप एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको पल्पेबल मास, आपको बाकायदा पल्पेबल हो रहा होगा कि आपको ऐसा लग रहा होगा कोई मास है। वो होता ये कि वो जो स्टूल होता है वो रेक्टम के अंदर मौजूद होते हैं, तो एग्जामिनेशन से हमें ये भी जो है वो
पल्पेबल में पता चल जाता है। इसके अलावा अगर हम पांचवा क्राइटेरिया की बात करें तो वो डायमीटर बहुत बड़ा होता है, तो जब भी बच्चे बड़े डायमीटर का स्टूल पास करते हैं तो ये भी हम कंसिडर करते हैं कि फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो इन पांचों क्राइटेरिया में अगर दो क्राइटेरिया आपको मिलते हैं तो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन हम कंसिडर कर सकते हैं। एक और चीज है जिसमें टॉयलेट ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो टॉयलेट ट्रेनर जो बच्चे होते हैं उनमें दो एडिशनल क्राइटेरिया को भी हम देखते हैं कि उसको कोई इनकॉन्टिनेंस तो नहीं हो रही, और इनकॉन्टिनेंस की वजह सबसे ज्यादा जो देखा गया वो ये है कि बच्चे टॉयलेट ट्रेन नहीं होते प्रॉपरली या कोई जगह चेंज हो जाती है, जो आगे मैं बात करूंगा, तो वो इनकॉन्टिनेंस हो जाती है और बच्चे से खुद ब खुद जो है वो यानी पोटी निकल जाती है, या इवन के इनको पैरासिस जिसको हम कहते हैं रात को उससे निकल जाता है। उसकी वजह होती है कि उसके स्टूल जो है वो रिटेन है ब्लड इसके रेक्टम के अंदर मौजूद है, तो वो लाजमी बात है जब उसको कोई स्ट्रेस का कोई फैक्टर मिलेगा या कोई एंजाइटी होती फोबिया होगा तो फौरन से वो निकल जाएगा। तो ये क्राइटेरिया भी आपने एडिशनली टॉयलेट ट्रेन बच्चों में देखना है। एक और चीज जिसमें ये है कि ये भी बुक में बाकायदा लिखा हुआ है कि बच्चे जो है वो इतने बड़े डायमीटर में स्टूल पास कर लेते हैं कि कमोड की इवन को बंद कर देते हैं, तो ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हिस्ट्री में कि ऐसा तो नहीं है। अब आते हैं कि इसकी प्रिवेलेंस क्या है। तो अगर हम प्रिवेलेंस की बात करें तो देखिए मैंने जितने भी बच्चे देखे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो मोस्ट ऑफ दी कॉन्स्टिपेशन के साथ जो बच्चे आते हैं, आप इस बात को याद रखें कि 90 to 95% बच्चे फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन के साथ होते हैं। हम उनको लेग्जेटिव दे रहे होते हैं, एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन दे रहे होते हैं। उसकी वजह होती है कि हम इसका कॉज का नहीं पता चलाती कि उसकी वजह क्या है। तो याद रखें जो भी पेशेंट आपके पास यानी कॉन्स्टिपेशन के साथ आएगा तो आपने ये देखना है कि 90 to 95% जो बच्चे होंगे वो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन के साथ हो सकते हैं, और बाकी जो 5 to 10% है वो ऑर्गेनिक कोई कॉज हो सकता है। दूसरी बात ये कि देखिए पिछले 3 से 4 डिकेड्स में इसकी बहुत ज्यादा प्रिवेलेंस बढ़ी। उसकी वजह है कि जंक फूड्स हम इस्तेमाल करते हैं, फाइबर्स कम डाइट होता है, और बच्चे जो है वो बाहर के खाने पसंद बहुत ज्यादा करते हैं, तो उसकी भी ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि कॉन्स्टिपेशन की तरफ जो है वो बच्चे जा सकते हैं। अब अगर एक इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि प्रिवेलेंस के बाद जो है सबसे पहले हम ये देखें कि इस नॉर्मल जो पैटर्न होता है वो क्या होता है। तो नॉर्मल पैटर्न बच्चों में देखो मैंने ये भी बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो माँ बाप इनको जब लेकर आते तो बताते हैं कि बच्चे को 4 मरतबा 5 मरतबा इसको स्टूल पास हो रहे हैं, कोई मसला तो नहीं है, या स्टूल पास करते हुए इनको बहुत तकलीफ हो रही होती है। तो देखिए आपने ये देखना है कि नॉर्मल पैटर्न क्या होते हैं। 36 और के बाद जो है नॉर्मल बच्चों के इंटेस्टाइनल जो मोटिलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो शुरू के जो 1 डे 2 डे होता है उसमें अक्सर औकात बच्चे नहीं कर पाते। इवन के बच्चे जो इसके बाद भी आते हैं तो वो भी अक्सर औकात कॉन्स्टिपेशन के साथ होते हैं, या कोई ज्यादा इनकी मोटिलिटी होती है, 4 मरतबा पास कर रहे होते हैं, 5 मरतबा कर रहे होते हैं, तो माँ बाप बड़े परेशान होते हैं। लेकिन आप इस बात को याद रखें कि जो शुरू का वीक होता है उसमें 4 टाइम अगर बच्चा स्टूल पास कर रहा है तो वो नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। इसके लिए कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। अगर हम 2 साल तक की बात करें तो 2 यानी 2 टाइम्स अगर बच्चा पर डे स्टूल पास कर रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई जरूरत नहीं है इंटरवेंशन की। अगर हम 4 साल तक की बात करें तो 1 टाइम या ओकेजनली 2 टाइम भी बच्चा कर सकता है, तो ये नॉर्मल पैटर्न है। इसके बाद अगर हम इथियोलॉजी की बात करें तो देखिए इथियोलॉजी में पीरियोडिक आपने ये देखना है कि वजह क्या है, कि बच्चे के कॉज नहीं है, कोई लैब रिपोर्ट सब नॉर्मल है, और बच्चे की कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं है, टिश्यू डैमेज नहीं है, सेल को कोई प्रॉब्लम्स यानी नहीं है टिश्यूज में, तो फिर भी बच्चा जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट सॉरी सिम्टोमेटिक इसके साथ कॉन्स्टिपेशन के साथ आते हैं। तो आपने ये देखना है कि इसकी पीरियड क्या है, यानी बच्चा किस एज में है। अगर इसने वीनिंग स्टार्ट कराई है 6 to 8 मंथ्स में और सॉलिड चीजें दे रहे, काउ मिल्क बहुत ज्यादा हमारे पाकिस्तान इंडिया में पसंद की जाती है, वो फौरन बच्चे को देते हैं ताकि बच्चा बड़ा हो जाए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर वीनिंग स्टार्ट कराई तो सॉलिड कौन सी चीज दे रहे, काउ मिल्क तो नहीं दे रहे, कोई ज्यादा बिस्किट दे रहे, या कोई और चीज ज्यादा दे रहे जो कि
हार्ड है और वो कॉन्स्टिपेशन की वजह बन सकती है। तो ये आपने हिस्ट्री में उसमें देखना है, थियोलॉजी में देखना है। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें टॉयलेट ट्रेनिंग में, तो टॉयलेट ट्रेनिंग में 2 साल के बाद जब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो, इस वक्त भी हमने ये देखना है कि अगर बच्चे की ट्रेनिंग कैसी है, अगर उसकी बच्चे की ट्रेनिंग हो रही है, उसको प्रॉपरली कोई एक पर्सन ट्रेन कर रहे हैं, वन का जो थंब रूल है वो आप याद रखिए कि एक ही पेरेंट या कोई भी घर में इसके गार्जियन है तो उसमें से एक बंदा अगर उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग कर रहा है तो उसके लिए आसानी होगी। अदरवाइज कभी एक कर रहा है, कभी दूसरा कर रहा है, कभी अम्मा ने किया, अब्बा ने किया, या नाना दादी किसी ने भी किया, आगे पीछे जितने भी लोग होते हैं, तो बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं कर पाता। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारे पाकिस्तान इंडिया में जो नॉर्मल कमोड होते हैं वो इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें इसकी वजह ये है कि ये जो कमोड होता है ये बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है बैठना उसमें। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो माँ बाप उनको कमोड के बजाय जो है वो अक्सर औक़ात वैसे ही फर्श पे बिठा देते हैं, उनकी तरह स्टूल करो, तो वहां होता ये है कि स्पिंक्टर प्रॉपरली रिलैक्स नहीं होता, और कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रही थी मसल्स की, स्क्विटिंग पोजीशन नहीं बन पाती, उसकी वजह से बच्चा जो है वो थोड़ा तो पेशाब कर लेते हैं लेकिन रेक्टम प्रॉपरली एम्प्टी नहीं होता, और इसीलिए जो है वो बच्चा जो है वो फिर कॉन्स्टिपेशन की तरफ जा सकता है। जब वो रिटेन करेगा ज्यादा से ज्यादा स्टूल और फिर हार्ड स्टूल पास करेगा तो उसको डिफिकेशन होगी, डिफिकेशन के साथ पेन होगा, और पेन जब होगा वो फिर एक साइकिल है उसकी तरफ बच्चा जाते हैं, जो एक साइकिल में शो कराऊंगा। जरा इस स्लाइड को जरा आगे करें, इसमें एक साइकिल है, ये मैं जरा पहले बता दूं कि इस साइकिल में कैसे बच्चा जो है वो मजीद यानी हार्ड स्टूल पास करने लगते हैं और मजीद कॉन्स्टिपेशन में जाता है। तो एक साइकिल है जिसमें देखिए बच्चा जो है वो जब देखता है कि मैं जब टॉयलेट जाता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, डिफिकेशन, ये जब वो स्टूल पास करते हैं तो उसको पेन होता है, तो बच्चे ये समझ जाता है कि ये जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ ये मुझे दर्द देने वाली एक्टिविटी है, और फिर वो करता ही है कि स्टूल पास नहीं करता, और डर लग जाता है, उसको फोबिया होता है, और वो फिर जो है यानी वो स्टूल पास नहीं करता। उसकी वजह ये होती है कि जब वो स्टूल पास नहीं करता तो जो रेक्टम से जो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे जो जो वाटर एब्जॉर्प्शन होती है, फ्लूइड की जो एब्जॉर्प्शन हो रही होती है वो मजीद हो जाती है और हार्डर से हार्डर स्टूल बन जाता है, और बच्चा फिर मजीद सख्ती से स्टूल पास कर रहा होता है। और ऐसी कंडीशन में मैंने बच्चे देखे कि इन्हीं में भी पास करना पड़ता है, तो उसकी वजह यह है कि ये एक साइकिल पूरा बन जाते हैं। तो ट्रेनिंग का होना बहुत जरूरी है बच्चे के प्रॉपरली उसकी ट्रेनिंग हो। इसके बाद अगर हम बात करें कि एसोसिएशन क्या है, तो एसोसिएशन देखे बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे जो ऑटिज्म के साथ आते हैं, खुद से लगे रहते हैं, बाकी बाकी बच्चों के साथ खेलते कूदते नहीं है, ज्यादा बात नहीं करते, और कभी कभार जो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी बच्चों में बहुत ज्यादा आजकल कॉमन होने लगी है। इसके अलावा अटेंशन डिसऑर्डर्स आजकल बहुत ज्यादा आ गई है कि बच्चों को जो हम बहुत ज्यादा अटेंशन देने लगते हैं और बच्चा फिर वो ज्यादा अटेंशन मांगते हैं, और जब हम अटेंशन नहीं देते तो वो नाराज होने लगता है, और जब वो नाराज होने लगता है तो इस तरीके से फिर वो टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर यानी टॉयलेट में नहीं जाता, ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होती, जिद्दी सा हो जाता है। तो ये भी एक वजह यानी एसोसिएशन के साथ ये हो सकता है कि फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन के साथ ये भी देखा गया है सबसे ज्यादा कि इस तरीके से पेशेंट में फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर हम इसकी ट्रीटमेंट न करें तो कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, इसका एंड रिजल्ट क्या हो सकता है, ये बहुत जरूरी है। और इस बात को याद रखिए कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जितनी भी कॉन्स्टिपेशन के बच्चे आते हैं वो 90 to 95% फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन के साथ होते हैं, कोई ऑर्गेनिक काज नहीं होता और आराम से ट्रीटेबल हो सकते हैं, लेकिन हम मिस कर देते हैं, और उससे फिर हमें जो रिजल्ट मिलता है, कॉन्सिक्वेंस मिलता है, वो ये मिलता है कि बच्चा जो है वो लो सेल्फ स्टीम इनमें क्रिएट हो जाती है, या वो जो है बच्चा सोशली आइसोलेट हो जाते हैं। वो ये समझता है कि मैं, क्योंकि उसको बार बार पेट में दर्द होने लगता है, और ऐसे बच्चों को पेट में बार बार दर्द होता है और फिर वो वॉशरूम यानी भागने लगते हैं, इवन कि अक्सर औक़ात रेक्टम में इतना ज्यादा स्टूल नहीं होता, और वो फिर वही बात है कि जब वो यानी पेन उसको हो रहा होता है और जब वो डिफिकेशन में पेन महसूस कर रहा होता है, तो फिर होता ये है कि ये
यानी वो नहीं कर पाता और फिर वो रिटेन स्टूल जो होता है वो इनकॉन्टिनेंस की वजह बन जाती है। तो ये एक बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो है बच्चों के ऊपर पड़ जाता है। उससे ये भी होता है कि जो माँ-बाप होते हैं उनके लिए भी बड़ी परेशानी बन जाती है कि बच्चे को क्या हो गया है, वो साइकियाट्री प्रॉब्लम बन चुकी है या क्या हो गया। हालाँकि इश्यू कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो हम आराम से काउंसलिंग से या यानी जो एजुकेशन होते हैं पेरेंट्स के उससे आराम से ट्रीट भी कर सकते हैं। कुछ यानी मेडिसिन ओरली दे के उनको प्रॉपरली ठीक कर सकते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो ट्रीट ना होने प्रॉपरली ट्रीटमेंट की ना होने की वजह से होता क्या है कि वो इस तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो जन्म ले लेती है। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए हिस्ट्री में एक बच्चा आपके पास आता है तो ये बहुत जरूरी है, इसको जरा बड़ा डिटेल से 2 to 3 मिनट्स में मैं हिस्ट्री पे बात करूंगा कि हिस्ट्री में जो बच्चा आपके पास आते हैं कॉन्स्टिपेशन के साथ, तो आपने ये देखना है कि 30 यानी वीक्स से लेकर मंथ्स तक उसकी आपने हिस्ट्री लेनी है। यानी अगर बच्चा आपके पास है कॉन्स्टिपेशन है तो आपने उसकी हिस्ट्री ये लेनी है कि वो कुछ वीक्स और कुछ महीनों में उनकी एक्टिविटी क्या रही है। यानी उसने कहीं ट्रेवल किया है या कोई वीनिंग उसकी स्टार्ट हुई है या कोई टॉयलेट टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है या इसकी जो ट्रेनर है वो चेंज हो गया है या फिर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो आपने ये चीजें देखनी है कि बच्चे को इन हफ्तों महीनों में क्या इसके ऊपर असरात पड़े हैं जिसकी वजह से इनको फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन की तरफ जो है बच्चा गया है। तो आपने उन हफ्तों महीनों को देखना है जिनमें इनको ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो आपने उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है कि बच्चा जो है वो उसकी एक्टिविटी क्या रही है। तो ये बहुत जरूरी है इस हिस्ट्री में कि आपने बच्चे के प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है कि वो स्कूल जाता है, उसको कोई फोबिया तो नहीं है, उसके ऊपर कोई लोड तो नहीं है, कोई एंजाइटी फोबिया वगैरह तो नहीं है, कोई प्रेशर तो ऊपर से नहीं है बच्चा के ऊपर, माँ बाप का कोई ज्यादा माँ बाप की तरफ से स्ट्रेस नहीं है, स्कूल की तरफ से कोई स्ट्रेस तो नहीं है। तो इन चीजों को पूछना बहुत जरूरी होते हैं और यही वजह वजूहत होते हैं हिस्ट्री में हमने पता चलाना होता है कि उसकी क्या वजह बन सकती है और ये फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है या कोई ऑर्गेनिक कोई कॉज है। हिस्ट्री के बाद अगर हम देखें तो इन्वेस्टिगेशंस में देखिए मैंने जैसे बताया कि फंक्शनल वो डिजीज होती है जिसमें लैब रिपोर्ट सारे नॉर्मल होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम एक्सरे कर सकते हैं, प्लेन एक्सरे, जिसमें हमें हार्ट जो शेडो है वो स्टूल का जो हार्ट स्टूल का जो शेडो है वो नजर आ रहा होगा, और या डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी हम कर सकते हैं जिसमें आपको हार्ट जो है वो स्टूल फील होगा रेक्टम में। तो ये भी आपने देखना है। इसके अलावा अगर हम आते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे बच्चे अगर फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन के साथ आते हैं तो आपने एक्सक्लूड करना है कि 5 to 10% में कोई ऑर्गेनिक कास्ट तो नहीं है। तो अच्छा, इससे पहले जरा एग्जामिनेशन की वो दिखाए, एग्जामिनेशन की स्लाइड जरा पीछे आए जी। जी, एग्जामिनेशन में देखिए ये बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशन में आपने बच्चे की एग्जामिनेशन जब करनी है तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा, स्टेचर में कोई मसला नहीं होगा, कोई ग्रोथ में कमी नहीं होगी, कोई लॉस ऑफ वेट नहीं होगा, कोई एपिटाइट में लॉस नहीं होगा। इसके अलावा एब्डोमेन बिल्कुल सॉफ्ट होगा, एक्टिव बच्चा होगा, लेकिन आपको फिर भी सिम्टोमेटिक यानी कंप्लेंट्स इसमें होंगे। लेग्स रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल होंगे। तो इस बात को याद रख लिया, अगर आपने फंक्शनल को डिफ्रेंशिएट करना है कि ये ऑर्गेनिक कॉज या फंक्शनल तो नहीं है, तो आपने फिर कुछ रिपोर्ट जिसकी तरफ जाना है, कुछ डीडीज भी आपने देखने कि इस बच्चे को अगर न्यूनेट्स में आया है बच्चा, तो न्यूनेट्स में आप देखें इम्परफोरेटेड एनस तो नहीं है, बहुत कम होता है, लेकिन ये भी आपने देखना है कि अगर इसने पहले शुरू के 2 से 3 दिन में उसने स्टूल पास नहीं किया है, मिकोनियम पास नहीं किया, तो इम्परफोरेटेड एनस हो सकता है, या हिशप्रोन डिजीज भी बहुत रेयर है। लेकिन आपने ये देखना है कि अगर उसको पिछले 24 से 48 आवर्स में उसने मिकोनियम पास नहीं किया है, तो जो कि ब्लैकिश ग्रीन कलर का मिकोनियम जो फर्स्ट स्टूल होता है, अगर उसने उस पास नहीं किया तो और आपके पास वीक के बाद वो आता है। कुछ कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि 2 वीक्स के बाद आने लगते हैं और माँ कंप्लेन कर रही थी कि उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है। तो आपने हिस्ट्री में ही देखना है कि उसका अगर मिकोनियम पास नहीं किया तो हैशप्रोन डिजीज की तरफ हम जा सकते हैं, वो भी एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है।
और इसके बाद जो बड़े बच्चे, एक चीज याद रखिए कि जो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है वो इन्फेंट में बहुत कम है और ये बड़ों में ज्यादा है, तो आपने कुछ इन्फेंटाइल जो डिजीज है उनको देखना है, बाकी इतना कोई ज्यादा इशू नहीं होता। इसके बाद अगर हम देखें तो आगे देखें तो आगे में डीडीज में सीलियक डिजीज को आपने देखना है। सीलियक डिजीज में ज्यादातर बच्चे जो है वो डायरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कॉन्स्टिपेशन के साथ होते हैं। तो सीलियक डिजीज को आप एक्सक्लूड कराओ, सिस्टिक फाइब्रोसिस को कराओ और डायबिटिक इंसिपिडेंस को कराए। इसके अलावा आप ये देखिए हाइपरकैल्सीमिया तो नहीं हो रहा है। हाइपरकैल्सीमिया की वजह से भी बच्चों में कॉन्स्टिपेशन देखी गई है। कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ, बैक का कोई ट्रॉमा हो गया हो, या मैंने एक बच्चा देखा है जिसको बल्कि एक बच्ची थी जिसको यूटीआई हो रहा था और यूटीआई की वजह से उसको बार बार पेशाब आ रहा था और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं की थी तो ब्लेडर फुल हो जाता है और ब्लेडर जो है वो कंप्रेसिव इफेक्ट दे रहा होता है रेक्टम के ऊपर और उससे भी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो आप यूटीआई की भी तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा सक्रल मास भी होता है जो कि कंप्रेस कर रहे होते हैं रेक्टम को और उसकी वजह से भी बच्चे जो है वो कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपने देखना है डीडीज में। अब आते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। कोई स्लाइड तो नहीं छोड़िए, सारे स्लाइड हो गए, ठीक है। अब आते हैं जरा मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और इसमें मैनेजमेंट में अगर बच्चा बड़ा है, क्योंकि ये बड़ों में भी ये हो सकती है, जो एडोलेसेंट है, इवन ओल्डर में भी ये फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो आपने सबसे पहले अगर बड़े बच्चे हैं तो इनको एजुकेट कराए, अगर छोटे बच्चे हैं तो इनके माँ बाप को आपने एजुकेट करना है कि बच्चे का जो वीनिंग है उसमें आपने क्या क्या देना है, क्या क्या नहीं देना है। काउ मिल्क अगर वो दे रहे तो उसको स्टॉप कराए। इसके अलावा अगर वो हार्ड कोई चीजें दे रहे तो उनको कोशिश करें कि वो नरम देना स्टार्ट कर दे। इसके अलावा अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो ये सबसे ज्यादा पाकिस्तानीज में देखा गया कि टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं होती और टॉयलेट ट्रेनिंग ना होने की वजह से बच्चे जो है इस तरीके से डिजीज की शिकार हो जाते हैं। तो टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। टॉयलेट ट्रेनिंग हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है और मैं यह प्रेफर करूंगा कि आप जो है पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेश की जो कमोड इस्तेमाल करें अगर उसको फंक्शन कॉन्स्टिपेशन है। और उसकी वजह यह है कि अगर आप बाकी जो कमोड है, जो अमेरिकन कमोड में सही तरह से ये वो जो पोजीशन है वो नहीं बन पाती और इस तरीके से स्टूल पास नहीं होता। और कभी कभार बच्चे से मैंने बात की कि बच्चे को हम फर्स्ट में बिठा देते हैं और कह रहे स्टूल पास करो, कमोड में नहीं बैठता। तो कमोड में बैठना बहुत जरूरी है क्योंकि आप ऐसे स्ट्रेचिंग पोजीशन बनती है और स्टूल जो है आराम से पास हो जाता है। तो ये भी जरूरी है कि आप इस तरह का, और एक ट्रेनर का होना जरूरी है। माँ बाप में से कोई एक हो या कोई भी गार्डियन अगर है तो वो होना जरूरी है कि ऐसा नहीं कि कभी एक ने कर दिया कभी दूसरे ने कर दिया। तो उससे ही होता है कि बच्चा जो है वो शायद फील करने लगता है और फिर वो नहीं कर पाता और उसके लिए फिर ये फंक्शनल डिजीज जो है वो बन जाती है। इसके अलावा डाइट की अगर हम बात करें, देखिए डाइट का होना भी बहुत जरूरी है। इन सालों में, इन डिकेड्स में जंक फूड्स आने लगे हैं और लो फाइबर डाइट्स का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो फाइबर्स हर डाइट में होना जरूरी है और फाइबर्स का यानी रूल ये है कि 5 इयर्स 5 ग्राम फाइबर्स का होना बहुत जरूरी है। 10 इयर्स 10 ग्राम। तो 5 ग्राम फाइबर्स आपको जितने भी सैलेड्स है उससे मिल जाता है, या फ्रूट्स का बच्चों को डेली के रूटीन पे आप बच्चे को फ्रूट्स देने स्टार्ट कर दो। अगर आप देंगे, उनको काउंसलिंग करेंगे, इनके पेरेंट्स को अगर वो देना स्टार्ट कर देंगे तो उससे भी फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन में बहुत इफेक्टिव रिजल्ट जो है वो मिलने लगते हैं। जंक फूड्स के लिए मैं एक बात कहूंगा कि जंक फूड सिर्फ और सिर्फ जायके के लिए है और ये कोई नॉर्मल रूटीन की डाइट ना बनाए। अगर नॉर्मल रूटीन की डाइट बनाएंगे तो फिर इस तरीके से प्रॉब्लम्स बच्चों में आने लगेंगे। इसके बाद देखिए अगर कुछ प्रोबायोटिक की हम बात करेंगे तो प्रोबायोटिक में जैसे हमें पता है कि लैक्टोबैसिलस है या एल रिटेरी है, ये कुछ ग्राफ्स में आपको शो कराऊंगा कि जब हम प्रोबायोटिक देना स्टार्ट कर देते हैं तो जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं हमारे जीआईटी के वो जल्दी बढ़ने लगता है और वो फिर हमारे डाइजेशन में हेल्प भी कर रहा होता है और स्टूल को भी सॉफ्ट करने में हेल्प दे रहा होता है। तो कुछ प्रोबायोटिक्स अगर हम देखें तो वीक्स और 4 वीक्स में और 8 वीक्स में जो है ना बहुत इफेक्टिव रिजल्ट जो है उसके मिलने लगते हैं। तो प्रोबायोटिक्स आप ऐसे बच्चे को स्टार्ट करा सकते हैं।
कुछ हम बात करेंगे कि यहाँ पे कुछ बात एनीमिया की भी करेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जैसे मैंने बात की कि साइकिल बनता है और बच्चा जो है वो हार्डर से हार्डर स्टूल पास करने लगता है, उसको बहुत पेन हो रहा होती है, तो माँ बाप परेशान होकर फौरन जो है वो इमरजेंसी में आने लगते हैं और इमरजेंसी में फिर एनीमा भी आप पास कर सकते हैं 20 to 60 ml में आपने डोज को एडजस्ट करके कि उसको कितना बच्चा है और फिर उसको कितनी कंप्लेंट्स है उसके हिसाब से पर आप जो है उसको एनीमा पास करके उसके जो यानी जो कंप्लेंट्स है उसको रोक सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि एनीमा जो है इट्स नॉट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। आपने ये देखना है कि उसके पास हो गया उसके बाद आप ओरल मेडिसिन पे जा सकते हैं और मेडिसिन में हम लेक्ट्यूलोज दे सकते हैं और लेक्टुलोज के भी इफेक्ट बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग डर रहे होते हैं कि बड़ों को लेक्टुलोज देते हैं, बच्चे को नहीं देते। हम 1 मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं और उसके डोज के हिसाब से फिर एडजस्ट करके बीडी दे डोज पे आप दे सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी मेरे पास आए हैं कि वो जो है वो 2.5 मंथ्स के बच्चे होते हैं या इससे पहले भी बच्चे यानी 15 मंथ्स या 20 मंथ्स के बच्चे जो होते हैं उनको भी कॉन्स्टिपेशन हुई है और फिर उसको हमने फार्मूला फीड पे रखा है जिसके अंदर लैक्टोज होता है और लैक्टोज क्या करते हैं ये एज अ ऑस्मोटिक जो है वो काम कर रहे होते हैं और जब आप फार्मूला फीड देना स्टार्ट करेंगे तो उससे भी कुछ बच्चों में इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। कुछ मिनरल्स की बात करेंगे तो देखिए मिनरल ऑयल्स भी हम इसको दे सकते हैं या कुछ जो मैग्नीशियम का बहुत अच्छा रोल है जो कि ये साइटोकाइनिन जो है वो इफेक्टिव रिजल्ट दे रहे थे और उसमें ये होता है कि आपकी जो मोटेलिटी होती है इंटेस्टाइन की वो बढ़ जाती है और ये एज आ ऑस्मोटिक लेग्जेटिव भी काम कर रहा होता है। तो ये फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन के बारे में बच्चों में ये अगर बच्चों के अलावा हम बात करें तो देखिए ये लास्ट में एक चीज है कि ये बड़ों में भी होती है 1:4 रेशो में बड़ों में भी होती है और यानी अगर बच्चे को एल्डोसेंट एज में होती हो और ठीक न किया जाए तो ये 30% बड़ों में भी ये बीमारी आ जाती है। तो ये कुछ थी फंक्शन कॉन्स्टिपेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।